नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे और वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे ममता ने क्यों दिया महुआ मोइत्रा का साथ। राजस्थान के बाद तेलंगाना में चुनाव की कैसी होगी तैयारी, उत्तराखंड में क्या है निवेश की तैयारी, कतर अदालत में भारत ने क्यों दी अर्जी, और भी बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव की, जहां ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी हमें पल पल की खबर देंगे। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की, जहां दिल्ली में फिर जहरीली हुई हवा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रज्ञा मिश्रा। बार फिर से दिल्ली एनसीआर के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि आज सुबह दिल्ली की AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चली गई है। ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली में AQI इतनी गंभीर श्रेणी में आई है, इससे पहले भी बहुत बार आ चुकी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़े दिनों के लिए कम हुई थी, क्योंकि सरकार ने कुछ स्कूल बंद कर दिए थे, बाहरी वाहन जो थे वो भी बंद कर दिए थे, ग्रैब 4 लगा दिया था, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ था। लेकिन आज सुबह फिर 401 चला गया, जिसके बाद से ये फिर से गंभीर श्रेणी में आ गया है। दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि कुछ और भी सिटी हैं, जैसे यूपी में भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें भी गंभीर थोड़ा सा गंभीर श्रेणी की स्थिति में आने लगा है। हालांकि सरकार ने AQI को लेकर बहुत सारी प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन उसे हटा देने के बाद से AQI फिर से गंभीर श्रेणी में आ गया है। केवल गंभीर श्रेणी में आने का वजह केवल स्कूल बंद या भारी वाहनों को रोकना ही नहीं, बल्कि पराली भी जलाए गए हैं पिछले कुछ दिनों में। इसकी वजह से भी शायद AQI की श्रेणी बढ़ गई है, यानी ये गंभीर श्रेणी में आ गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के आसपास जैसे पंजाब जैसे राज्य भी ऐसे हैं जिनके पराली जलाने और हरियाणा में भी पराली जलाने की वजह से AQI गंभीर श्रेणी में आ जाता है। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा, इंडिया वॉइस। राजस्थान के बाद अब तेलंगाना में चुनावी जंग तेज हो गया है, मगर खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। आखिरी अब तक काफी अहम माना जा रहा है। बता दें काफी वीर सूरमाओं की जो ताकत है वो झोंकने का काम शुरू कर दिया गया है। लगातार जिस तरीके से राजस्थान में चुनावों के जो है आखिरी दिन है, कल राजस्थान में चुनाव होंगे, लेकिन उसके बाद अब आखिरी हफ्ता जो है तेलंगाना का रहेगा। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले राजस्थान गए थे, अब तेलंगाना की तैयारी कर दिया। लेकिन उसके बाद अमित शाह की बात की जाए तो अमित शाह खुद तेलंगाना के अंदर 9 रैलियां करेंगे। लेकिन उसके बाद बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जो वहां पर पहुंचेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। जिस तरीके से लगातार चुनावों का दौर लगातार नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद उससे पहले राजस्थान में सभी अहम भूमिका जो है भारतीय जनता पार्टी ने निभाई थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की उस समय सरकार थी, लेकिन उसके तमाम उन्होंने जो है पार्टी को लगातार प्रधानमंत्री खुद वहां पर प्रचार कर रहे थे। लेकिन अब जो तेलंगाना का जो आखिरी हफ्ता है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है काफ़ी वीर सूरमा उसमें पहुंचेंगे। लगातार बड़े बड़े दिग्गजों की वहाँ पर रैलियाँ कराई जाएंगी। खुद OBC वहाँ पर पहुँच रहे चुनाव प्रचार करने के लिए लगातार। तो अब देखना हो कि आखिरकार तेलंगाना में कितनी जल्दी सरकार को देखते हैं कि सरकार कांग्रेस की बनेगी या भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, कि उधर जो है OBC भी अपने चुनाव प्रचारों को लेकर जो है मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन उस तमाम जो बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे वो खुद पहुंच रहे हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी रहेंगी, राहुल गांधी रहेंगे खुद इसमें, और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और उसके साथ में अमित शाह, राजनाथ की भी रैली इसमें लगाई गई। अब देखना होगा कि आखिरकार जिस तरीके से राजस्थान के चुनावों के बाद तेलंगाना में कितने लोगों की पहुंचने की उम्मीद है, और साथ अब ये देखना होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी कितने इस पर काबिज नजर आती हुई नजर आएगी। कैमरामैन सुशील बघेल के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। महुआ मोइत्रा के समर्थन में उतरी ममता बनर्जी। क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने, बता रहे हमारी संवाददाता जूही सिंह। कोयरी मामले में फंसी TMC सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलों में जो है पार्टी की चीफ आला कमान ममता बनर्जी का समर्थन उन्हें मिला है। दरअसल ममता बनर्जी ने अपने एक कार्यक्रम के दौरान महुआ मोइत्रा का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने काफी लंबे समय बाद महुआ मोइत्रा के मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, और उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है महुआ मोइत्रा को फंसाने की साजिश कर रही है। वो लोकसभा से जो है उनकी सदस्यता खत्म करना चाहती है। हालांकि उससे उनकी लोकप्रियता जो है और ज्यादा लोगों में बढ़ेगी, वो और ज्यादा लोगों में घुलेंगी मिलेंगी, और इससे जो है उनकी छवि लोगों के सामने और भी ज्यादा मजबूत होगी। उन्होंने कहा है कि इसका फायदा हमें आगामी चुनाव 2024 में जो होंगे उसमें मिलेगा। बीजेपी महुआ मोइत्रा को हटाने की तमाम तरह की साजिश रचती आई है, और इसको लेकर ही यह इस तरह के जो है दाव पेंच बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा है कि वह जो पहले संसद में बोलती थी अब वह बाहर आके बोलेंगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने सांसद महुआ मोइत्रा को कृष्णा नगर यानी उत्तर नदिया उत्तर का अध्यक्ष बनाया था, जिसके लिए मोइत्रा ने
अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करके सीएम ममता बनर्जी का धन्यवाद भी जताया था। बताते चले कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर महुआ मोइत्रा पर बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था। साथ ही टीएमसी सांसद पर महंगे गिफ्ट लेने के भी आरोप लगाए गए थे। इसके बाद महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई थी और उनके साथ जो है विपक्ष के कई सांसद भी थे। काफी शोर शराबे के बीच महुआ मोइत्रा और कई विपक्षी सांसद उस रूम से बाहर निकलते नजर आए थे जहां पूछताछ की जा रही थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर भी अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर यह क्रिकेट वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया होता तो यह इंडिया जो है आज मैच जीत चुकी होती। जिसके बाद बीजेपी के कई नेता जो है लगातार वार पलटवार कर रहे हैं। कैमरामैन सुशील पहल के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। रुक करते हैं अगली खबर की। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड में होने जा रही है इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर जो तैयारियां हैं वो तेज़ों पे देखने को मिल रही है। अगर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की बात की जाए तो कुछ ही हफ्ते शेष बचे हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो निवेश करता है उनसे वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो आज वह हरिद्वार के जो सिडकुल क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने निवेशकर्ताओं से सम्मेलन किया और इसमें जो कार्यक्रम है उसमें प्रतिभाग किया। ये अगर इस कार्यक्रम की बात की जाए तो इसमें कई बड़े जो नेता हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जो हरिद्वार के सांसद हैं, साथ साथ विधायक मदन कौशिक और रुड़की के विधायक भी यहाँ पर मौजूद रहे। तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहे और निवेशकर्ता, क्योंकि अगर गढ़वाल रीजन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो कंपनीज हैं वो सिडकुल में पाई जाती है और जो युवा हैं पहाड़ के वो सिडकुल में कहीं ना कहीं जो प्रवास करते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है उनको समझाया गया जो कंपनीज हैं वहाँ की कि वो पहाड़ में निवेश करें, क्योंकि पहाड़ के जो युवा हैं अगर वो नीचे आते हैं, पलायन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो समस्या है वो बढ़ती है। ऐसे में उन निवेशकर्ताओं से वार्ता की गई है कि वो पहाड़ में भी निवेश करें। और अगर आज की बात की जाए तो एक बड़ी सफलता मिली है। 25,000 करोड़ का जो MOU है वो आज सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साइन हुआ है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा है कि 2 लाख का लक्ष्य है, वो 2 लाख करोड़ का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो चुका है। और वहीं अगर बात की जाए तो जो राज्य सरकार का जो लक्ष्य था वो 2.5 लाख करोड़ का था। तो कहीं ना कहीं जो ऐसा लगता है कि वो लक्ष्य जल्द ही प्राप्त होगा। अब देखना होगा कि जिस तरह की जो MOU साइन हुए क्या वो धरातल पर उतरेंगे, क्या उत्तराखंड में विकास आएगा। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार MOU साइन कर रहे हैं, निवेशकर्ताओं से वार्ता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो विकास है वो चौमुखी उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। कैमरा निशान चौहान के साथ कतर में 8 पूर्व सैनिकों के लिए अर्जी दी गई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता तुषार कुमार। में भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई। बता दें कि उन सभी पर जासूसी के आरोप लगे थे। वे अभी भी कतार की जेल में बंद हैं। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि हम इसका कानूनी विकल्प निकालेंगे। साथ ही इस पर भारत को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारत ने कतर की एक अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी, जिस पर कतर की अदालत ने उस अर्जी को मंजूरी देते हुए उस पर सुनवाई के लिए राजी हो गई है। कतर की अदालत ने कहा था कि वह इस मामले को स्टडी कर रही है और जल्द ही सुनवाई के लिए तारीख तय करेगी। दोषी करार दिए गए सभी पूर्व सैनिकों के लिए इसे एक राहत की खबर के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के लिए यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेटिक चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। गृह मंत्रालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार जिन 8 पूर्व अधिकारियों को सजा सुनाई गई है उनमें कैप्टन सौरभ बिष्ट, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन नवजीत सिंह गिल, कमांडर पुण्य तिवारी, कमांडर सुनकन पलका भी शामिल है और इन सब की उम्र 60 साल से ज़्यादा बताई जा रही है। बता दें कि भारत ने जो कतर में अर्जी दाखिल की थी उस पर कतर की जो कोर्ट है उसने मंजूरी दे दी है। अब उस पर सुनवाई होगी। कतर की कोर्ट से ये कहा गया है कि हम इस मामले पर कभी स्टडी कर रहे हैं, जल्द ही इस मामले की तारीख तय की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो फांसी की जो सजा है ये टलती है या उन सभी सैनिकों को फांसी होगी। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। हरदोई में शादी के बाद दुल्हनों ने किया कांड। क्या है खबर, बता रहे हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। सुहाग रात वाले दिन 2 दुल्हनों ने अपने ससुराल वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद में वो पूरा जेवर और पैसा लेकर घर से फुर्र हो गई। हालांकि पूरे मामले पे
पुलिस को सूचना दे दी गई है, पुलिस को तहरीर मिली है। तो पता चला है कि 2 लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो रही थी, टड़ियावा के रहने वाले हैं, उनकी शादी नहीं हो रही थी। तो इकबाल नाम के एक व्यक्ति ने राजकुमार से मिलवाया था। उसके बाद में राजकुमार ने दोनों लड़कियों से इनकी शादी करवा दी। जो शादी इनकी हुई थी वो काली मंदिर में हुई थी। उसके बाद में बाकायदा वो अपने घर आई और सुहाग रात वाले दिन उन्होंने जो रस्म रिवाज से खीर बनाई और पूरे परिवार को खिलाई। खीर खाने के बाद में पूरा परिवार बेहोश हो गया। उसके बाद उन लोगों की जो साजिश थी उन्होंने उस घटना को अंजाम दिया। पूरा जेवर और पैसा लेकर घर से फुर हो गई। हालांकि पूरे मामले में पुलिस को सूचना दे दी गई है, पुलिस मौके पर पहुंची है और उन महिलाओं की तलाश में जुटी हुई है। अब देखना ये होगा कि उन महिलाओं में और कितने लोग शामिल थे जो इस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए उन महिलाओं का साथ दिया था। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। बलिया में जिला प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता करुणेश पांडे। तमाम घटनाएं देखने को मिल रही हैं। जो स्कूल की बसें हैं, जो डग्गा मार वाहन हैं, जो बच्चों को ढुलाई कर रही हैं, मासूम बच्चों को स्कूल ले जा रही हैं, ले आ रही हैं। और इस तरह की जो परिवहन विभाग है वो ये कहता है कि मैं बसों को फिटनेस देता हूँ। बसों के जो साइड में जो शीशे होते हैं वहाँ पे जाली लगाया जाता है। जो और भी जो बच्चों को ढोने वाली जो भी छोटी गाड़ियाँ हो, बड़ी गाड़ियाँ हो, सबको सुरक्षित किया जाता है ताकि बच्चों को किसी तरह से नुकसान ना हो पाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बलिया में देखा जाए तो डग्गामार जो है वाहन धड़ल्ले से चल रही हैं और उसमें मासूम बच्चों को लेकर के स्कूल ले जा रही हैं, स्कूल से लेकर के आ रही हैं। लेकिन इस तरह प्रशासन को जो देखा जाए कि प्रशासन बिल्कुल बेखबर है और उसको पता नहीं है कि इससे जो है आने वाले दिनों में कभी बड़े हादसा भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक ई रिक्शा जो है वो एक मासूम बच्चा जो कि स्कूल के ड्रेस में है और वो जो है पीछे बच्चों को बैठा करके और खुद ड्राइव करके ले जा रहा है। यह देखना होगा कि आखिर उस मासूम बच्चे ने उस बच्चों की क्या जो जिन बच्चों को जो ले बैठा करके ले जा रहा है ये कितना उचित है। कभी भी किसी हादसे का वो दावत दे सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन बेखबर है और इस पर कहीं से कोई लगाम नहीं लगा रही है। ये सारा चीज़ जो है कहीं न कहीं प्रशासन को देखना चाहिए और तमाम जो इसके लिए सरकार भी जो है इस पर एक तरह से वो परिवहन विभाग को निर्देशित भी किया है कि इस तरह के वाहनों को जो है सीज किया जाए या इस तरह के वाहनों को जो है फिटनेस न दिया जाए जो सुरक्षित ना हो, जो बच्चों को स्कूल ले आने में सही तरीके पे सही ना हो। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया। कोरबा में ठगी का मामला सामने आया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सुहेल केदवई। हैरान कर देने वाला मामला आया है। इसमें 1,80,000 रुपए की ठगी की गई है और वो भी ठगी ऐसे लोगों से की गई है जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। सरकार द्वारा विधवाओं को दी जाने वाली सहायता राशि दिलाने के नाम पर कानून के रक्षक यानी एक वकील ने विधवाओं से 1,80,000 घूस ले लिया, ये कहकर कि हम तुमको विधवाओं का पैसा दिलवाएंगे। लेकिन ये बेचारी विधवाओं को ना ही पैसा मिला और ना ही उनको विधवा पेंशन मिली, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की। तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अंत में पुलिस ने उन विधवाओं की रिपोर्ट के आधार पर वकील साहब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि वकीलों के पास वो लोग जाते हैं जो बेसहारा होते हैं, जो कानून के जानकार नहीं होते। वो ये सोचते हैं कि वकील हमें सहारा देंगे, कानून के जानकार हैं, हमारी मदद करेंगे। अगर वही वकील उन गरीबों के पैसे को लेकर के ठगी करे तो वास्तव में ये अफसोसजनक बात है। लेकिन ऐसा हुआ और पुलिस ने वकील को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कैमरामैन आशीष के साथ जांजगीर चांपा जिले से मैं इंडिया वॉइस के लिए सुहेल किदवई। मुरादाबाद की टीएमयू यूनिवर्सिटी में छात्रा ने की खुदकुशी। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता शारिक सिद्दीकी। जनपद के बागवाड़ा थाना इलाके के तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी में आज इस समय बड़ा हादसा हो गया जब एक छात्रा के द्वारा 5वीं मंजिल से
कूद गई, जिसमें छात्रा की गंभीर चोट आई है। इंजीनियरिंग की छात्रा को उपचार के लिए तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर छात्रा की हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है। छात्रा का उपचार किया जा रहा है। वहीं जब पूरी घटना को लेकर जानकारी की तो घटना को लेकर टीएमयू मैनेजमेंट से जुड़े हुए एमपीसी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, घायल छात्रा को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे को लेकर पाकपड़ा थाने में पुलिस को सूचना दे दी गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा मामले में पूरी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शारिक सिद्दीकी, मुरादाबाद। उधर गाजीपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। थाना सादात की टीम को मिली है बड़ी कामयाबी जब आलोक त्रिपाठी की टीम बहादुरपुर चौराहे के पास खड़ी थी हुरमुजपुर में। जब पुलिस ने देखा कि सामने से तेज गति से एक पिकअप आ रही है, पुलिस ने उसे रुकवाया और जब पुलिस ने पिकअप के अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए, जिसमें 5 गोवंश लगे हुए थे, साथ में एक छोटी बच्चिया भी थी। 3 अभियुक्तों को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। गाजीपुर जिले में पुलिस अपने अलर्ट मूड पर है। गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने भी दिया है कड़ा संदेश, जो भी गोवंश पशु तस्कर हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। आलोक त्रिपाठी की टीम ने किया है दिलेरी भरा कार्य और इनको पकड़ लिया गया। इसके साथ ही इन पर बड़ी कार्रवाइयां की जाएंगी। थाना सादात को बड़ी कामयाबी मिली है। इससे पहले भी गाजीपुर में विभिन्न थानों पर जो भी टीमें हैं वो अपने अलर्ट मूड पर हैं और साफ संदेश दिया है गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने कि इन पशु तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी क्रूरतापूर्ण घृणित ढंग से ये कार्य करते हैं। गाजीपुर की पुलिस ने एक बार फिर किया है बड़ा काम। यह पिकअप में लगे हुए थे और जब गोवंश को पुलिस ने देखा तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद 3 अभियुक्तों को वहीं पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। धारा 11 पशु क्रूरता निवारण के अंतर्गत होगी इन पर बड़ी कार्रवाई। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी, गाजीपुर। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर में हुई एक शर्मनाक वारदात। क्या है वारदात, बता रहे हमारे संवाददाता जाहिर अहमद। चांदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक मासूम 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीड़िता अपने घर से 500 मीटर की दूरी पर एक घेर में पत्ती लेने के लिए गई थी। तभी पास के ही रहने वाले सोहित नाम के आरोपी ने युवती को जबरन पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। काफी देर तक जब बच्ची घर तक नहीं पहुंची तो परिजन उसकी तलाश में घेर में पहुंचे। बदहवास हालत में बच्ची को देखकर परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों को आप बीती जब बच्ची ने पूरी कहानी सुनाई तो उनके होश उड़ गए। वो बच्ची को फौरन लेकर के थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस की एक टीम आरोपी को पकड़ने के लिए गांव पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले आई। फिलहाल पुलिस ने बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। गाजीपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। 12 लाख के मोबाइल फोन को पुलिस ने बरामद कर लिया। गाजीपुर के पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। जब लोगों के मोबाइल गिर जाते हैं, खो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनका सेल फोन कहां चला गया। उसके बाद गाजीपुर की सर्विलांस टीम को लोग सूचित करते हैं और वहां पर फिर पुलिस अपने अलर्ट मूड में हो जाती है और लगातार जिन लोगों के मोबाइल फोन गिर जाते हैं उसको पुलिस ट्रेस करती है और उन्हें बरामद कर लेती है। गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने यह भी बताया कि 62 मोबाइल फोन थे जो कि ब्रांडेड मोबाइल थे और उन्होंने ये भी कहा कि सर्विलांस टीम ने बड़ा काम किया है। इसके साथ ही गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने जिन लोगों के वो मोबाइल थे उन्हें जब हाथों में दिया तो उनके चेहरे खिल उठे। ओमवीर सिंह ने यह भी बताया कि आज की उठापटक भरी जिंदगी में मोबाइल जीवन का अभिन्न हिस्सा हो चुका है। लोग उसमें अपने डॉक्यूमेंट को रखते हैं, बहुत सारी सूचनाएं हैं जो कि लोग आज मोबाइल में ही रखते हैं। फिर सर्विलांस टीम की तारीफ करते हुए एसपी ने यह भी कहा विभिन्न जगहों के जो मोबाइल थे उन्हें बुलाया गया और उनको सुपुर्द कर दिया गया। 62 मोबाइल थे, सर्विलांस टीम लगी थी। सर्विलांस टीम ने जिस तत्परता से इस कार्य को किया, गाजीपुर के एसपी ने की उनकी तारीफ। 12 लाख की मोबाइल गाजीपुर की पुलिस ने किया है बरामद। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी, गाजीपुर। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ ट्रेन हादसा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। परिस्थितियों में बाइक सवार युवक की ट्रेन में चपेट में आने से मौत हो गई और बाइक के भी परखच्चे उड़ गए। बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मुबारकपुर रेलवे ट्रैक का बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक
देर रात अपनी बाइक से रेलवे ट्रैक पार कर रहा था, तभी अचानक ट्रेन आ जाने के कारण वो हादसे का शिकार हो गया और घटनास्थल पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बता दें, इस घटना के बाद आस पड़ोस के लोगों में हड़कंप मच गया और लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लेकिन अभी तक बड़ी बात यह है कि घटना का किसी प्रकार का कारण नहीं पता चला और किस कारण इस ये बड़ी घटना घटित हुई, इसका भी किसी प्रकार से जानकारी नहीं चल सकी। हालांकि इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस का कहना है कि ट्रेन में चपेट में आने के बाद युवक की मौत हुई है और जिसकी जानकारी परिजनों को भी दे दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह की घटना होने के बाद भी अभी तक कारणों का नहीं पता चला और स्थानीय लोगों में कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ट्रेन के आने की जानकारी युवक को हुई है और ऐसे में बाइक से युवक के द्वारा क्रॉस किए जाने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं जिस प्रकार से युवक की मौत हुई है उस घटनाक्रम को भी लोगों के द्वारा बताया गया है। लेकिन इस तरह से घटना घटित होने के बाद वहां पर सन्नाटा पसरा है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। मथुरा में कान्हा की छवि देख सुध बुध भूले प्रधानमंत्री। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा में आई प्रधानमंत्री जब रेलवे ग्राउंड पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने पंडाल में जब जनसभा को संबोधित किया तो उस सभा में उन्होंने सबसे पहले श्री राधे राधे से उन्होंने सभा को संबोधित किया और जय श्री कृष्ण के नारे लगाए। इसको देखकर जनता एकदम उत्साहित हो गई और जनता एकदम मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगी और एकदम जो है जनता में जो माहौल था वो एकदम खुशी का माहौल हो गया। यानी उनका संबोधन ही इतना अच्छा था कि राधे राधे से उन्होंने शुरुआत करी। जो ब्रज में राधे राधे की शुरुआत होती है जिस तरीके से, उसी तरीके से उन्होंने संबोधन अपना किया और उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है जो मैं श्री कृष्ण जी के दर्शन मैंने करे और श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन करे और वहाँ पर मैंने पूजा अर्चना की। ये प्रधानमंत्री अपने को बहुत बड़ा नरेंद्र मोदी सौभाग्यशाली बता रहे थे। उनका कहना था कि जो ब्रज में आया है तो वो ब्रज से जो है कुछ ना कुछ हमेशा जो है लेकर गया है और प्रधानमंत्री देश के पहले ऐसे हैं जो श्री कृष्ण जन्म स्थान के जिन्होंने दर्शन करे और दर्शन से ही एकदम वो अभिभूत हो गए और देखने में एकदम बहुत खुश नज़र आ रहे थे। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।